हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर कीजिए स्वीकार वंदे मातरम के साथ मेरा नमस्कार। सभी नए और पुराने साथियों का द नर्सिंग डीमिस्टिफाइड चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, ये जीवन की वास्तविकता है कि जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती है, हम भारतीय लोग उन चीज़ों की कद्र नहीं करते हैं और ना ही उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को हम सीरियसली लेते हैं। इसकी बजाय जब हम कोई आइटम पैसे देकर खरीदते हैं, तो हम उस चीज़ को पूरा पैसा वसूल करने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ, क्लिनिक प्लस शैम्पू का पाउच खरीदते हैं, तो उस पाउच के हम पूरे पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। जब हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो टूथपेस्ट के पूरे पैसे वसूल करने की कोशिश करते हैं। और एग्जैक्टली वही बात कोचिंग पर भी लागू होती है। स्टूडेंट्स, आप शायद मेरी बात को गलत वे में ले जा रहे हैं। मुझे यूट्यूब पर फ्री कोचिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 11 फैसिलिटीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, जो कंप्लीट तैयारी कराने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सभी 11 स्टार सर्विस केवल और केवल ओनली वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन से ही पॉसिबल हो सकती है। वेबसाइट डेवलप कराने के लिए, एंड्रॉयड ऐप को डिज़ाइन करने के लिए मुझे वेब डेवलपमेंट कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ रहा है, और यही वजह है कि कोचिंग में भी मुझे कुछ फीस डिसाइड करनी पड़ी। एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा, राजस्थान में अभी जीएनएम और एएनएम की कोचिंग के लिए टोटल कितने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उसके बारे में मुझे टोटल आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको ऑन कैमरा ये गारंटी दे रहा हूँ कि हमारे चैनल के अलावा और कहीं पर भी आपको एक बार फीस डिपॉजिट कराने के बाद फीस रिटर्न करने की, यानी रिफंड करने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके कैरियर का सवाल हो, तो आपको खुलकर बात करनी चाहिए। अगर कोचिंग से रिलेटेड आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, तो आप मुझसे खुलकर बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने कॉल पे रिक्वेस्ट करके डिस्काउंट सीट बुक करवाई है, लेकिन उनकी फीस अभी भी ड्यू है, तो वो सीट अभी भी ड्यू मानी जाएगी और उन ड्यू सीट पर कोई भी कैंडिडेट एडमिशन भी ले सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे हैं, मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप जमकर मन लगा के तैयारी कीजिए, और मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए अनलिमिटेड बेस्ट विशेस। लेकिन जो स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग फैमिली में जुड़ना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। तो हो जाइए फिर आप सभी तैयार, मिलकर शुरू करते हैं सिलेक्शन वाली तैयारी। आज का जो भी वीडियो सेशन आप अटेंड करने जा रहे हैं, उसके सारे पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और उससे पहले भी जो आपने 5 डेमो वीडियो सेशन अटेंड किए थे, उसके पीडीएफ नोट्स भी जैसे ही हमें 1 या 2 दिन में वेबसाइट का एक्सेस मिलता है, सारे पीडीएफ नोट्स आपको पीडीएफ सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप जब स्टडी कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सेशन के दौरान समझने की कोशिश करें। आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो खुद बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। आयरन फॉलिक एसिड। आयरन फॉलिक एसिड को डिस्कस करने के लिए पहले हम आयरन के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर फॉलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। आयरन एक मेटेलिक एलिमेंट है। मेटेलिक का मतलब धातु के जैसा, और आयरन रियल में धातु ही होता है। यहाँ मेटेलिक शब्द से आपको एक और चीज पकड़नी है। आयरन के जब हम आयरन फॉलिक एसिड के जब हम साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे, तो वहाँ एक बड़ा मेजर साइड इफेक्ट्स आता है कि जब भी कोई व्यक्ति इसकी टैबलेट लेता है, तो उसे जीभ में अजीब सा मेटल के जैसा टेस्ट अनुभव होता है। वो इसी वजह से होता है कि आयरन एक मेटेलिक एलिमेंट है। आयरन को हम Fe से शो करते हैं। और हमारी बॉडी में आयरन होता है, वो हीमोग्लोबिन और मियोग्लोबिन 2 मॉलिक्यूल होते हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। हीमोग्लोबिन के बारे में तो अभी हम बात करने ही जा रहे हैं। मियोग्लोबिन जो होता है,
वो स्ट्रेट जो मसल्स होती हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, उनमें मियोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन भी वही होता है कि कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में टिश्यूज को, सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाना। आपको एक सवाल मैं देने जा रहा हूं कि एक हीमोग्लोबिन अणु में कितने आयरन अणु जुड़े हुए हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में मान सकते हैं कितने आयरन के अणु जुड़े हुए हो सकते हैं। आप सर्च करें और इसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन के पार्ट के रूप में आयरन जो मौजूद होता है वो ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए अनिवार्य है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जो भी हम एयर सांस के रूप में अंदर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन को प्रत्येक बॉडी की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम है वो आरबीसी का हीमोग्लोबिन वाला पार्ट करता है और उस हीमोग्लोबिन में आयरन की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। वापस जब कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाना होता है, जहां एल्वुलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वहां भी हीमोग्लोबिन की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए अनिवार्य है। एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में टोटल कितना आयरन मौजूद हो सकता है उसकी अगर हम बात करें तो मेल में बॉडी के अंदर टोटल आयरन की मात्रा हो सकती है 3.5 ग्राम। फीमेल में ये मात्रा लगभग 1 पॉइंट कम होती है, यानी 2.4 ग्राम। हमारी बॉडी में आयरन का स्टोरेज फेरिटीन और हीमोसाइडेरिन के रूप में किया जाता है और मुख्य रूप से आयरन का स्टोरेज है वो लीवर में होता है, लेकिन लीवर के अलावा भी स्प्लीन, बोन मेरो, ड्यूडिनम जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है और स्केलेटल मसल्स में भी आयरन को स्टोर किया जाता है। हम अपनी रोजाना की डाइट में जो भी खाना खाते हैं उसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है उस आयरन का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी बात बता दूं कि जो ऑरेंज जूस होता है जिसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, तो कहने का मतलब सिट्रिक एसिड की उपस्थिति में हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण वो 2 गुना बढ़ जाता है। उसकी बजाय यदि हम खाने के साथ चाय पीते हैं तो चाय में उपस्थित जो टैनिन होता है वह टैनिन आयरन के एब्जॉर्प्शन को 75% तक डाउन कर देता है। जब 120 दिन का लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है तब हमारी बॉडी में आरबीसी का विघटन होने लगता है। यहाँ आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि आरबीसी के विघटन को साइंस के टर्म में क्या कहा जाता है। आप सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी उसे लिख सकते हैं। तो जब 120 दिन के बाद हमारी बॉडी में आरबीसी का विघटन होने लगता है तो उसके बाद हीमोग्लोबिन किस तरह से टूटता है। हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, यानी ये 2 पार्ट होते हैं। तो जब आरबीसी का विघटन होगा तो हीमोग्लोबिन भी 2 पार्ट में टूट जाएगा, हिम और ग्लोबिन। हिम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कंटेंट होता है वो आयरन, जिसको मैंने Fe के रूप में दर्शाया है और इसके आगे मैंने लिखा है रीयूज फॉर एचबी सिंथेसिस, यानी ये जो आयरन टूट के बाहर आएगा इसका वापस नया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। हिम के अलावा जो ग्लोबिन प्रोटीन टूटती है उससे वापस आगे की प्रोसेस में बिलीवर्डिन बन जाता है जो ग्रीन पिगमेंट बनता है और बिलीवर्डिन से आगे चेंज होकर बिलीरुबिन बन जाता है जो येलो पिगमेंट होता है। बिलीरुबिन का कनेक्शन जॉन्डिस से है जिसके बारे में हम आगे अलग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी में आरबीसी के विघटन के बाद में हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। आयरन की कमी से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और उसके मुख्य लक्षणों को लिखने की बजाय हम आसानी से समझ सकते हैं कि आयरन की कमी होगी तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनने से हीमोग्लोबिन वाला फंक्शन रुक जाएगा, यानी कि शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होगी। और बड़ी सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु होती है, यानी जिस तरह से हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वैसे ही शरीर की प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने के लिए, अपनी रोजाना की मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है।
तो जब आयरन की कमी होने लगती है तो उसका सबसे खराब असर हमारी शरीर की सारी कोशिकाओं पे पड़ता है जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से शरीर के अंदर थकान महसूस होती है। और उसके अलावा देखिए, हमारे जब हम किसी भी पेशेंट में एनीमिया को चेक करते हैं तो उसके अंदर हम लोअर कंजक्टिवा का कलर चेक करते हैं, वो फीका पड़ जाता है। उस इंसान के हम नाखून और हथेलियों के कलर को चेक करें तो वो भी आपको लाइट कलर दिखेगा। और उसके अलावा थकान महसूस होना, काम में आलस आना, ये हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की मुख्य और क्लासिकल सिम्टम मान सकते हैं। आयरन फॉलिक एसिड में से आयरन का जो सेक्शन था वो हमने अभी डिस्कस किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो सेशन की सारी बातें समझ में आ रही होगी। अब हम आयरन फॉलिक एसिड में से फॉलिक एसिड की बात करते हैं। फॉलिक एसिड होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, यानी पानी में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जिसे हम फॉलेट या B9 विटामिन भी कहते हैं। जिस तरह से आयरन का मुख्य काम था हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, उसी तरह से फॉलिक एसिड का भी एक खास फंक्शन है और वो है हमारी बॉडी में डीएनए सिंथेसिस करना, यानी डीएनए का संश्लेषण करना, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य है। फॉलिक एसिड का इस्तेमाल हम ट्रीटमेंट के रूप में दो तरह के एनीमिया में करते हैं, एक मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया में और दूसरा मैक्रोसिटिक एनीमिया में। ट्रीटमेंट के रूप में ही फॉलिक एसिड का इस्तेमाल एडल्ट लोगों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट के रूप में भी किया जाता है। एनीमिया से संबंधित भारत के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एएनएम और जीएनएम सिलेबस के लेवल के हैं, इसलिए इनको भी अब हम डिस्कस करते हैं। 1970 में भारत सरकार ने NNAP कार्यक्रम लॉन्च किया था। NNAPP की फुल फॉर्म हो सकती है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम। यहाँ आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रोफाइलैक्सिस और एनाफाइलैक्सिस में क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, 2013 में केंद्र सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया था NIPI, और जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसी प्रोग्राम के तहत अलग अलग एज कैटेगरी के लिए आयरन की सिरप और टेबलेट का फॉर्मेट बनाया गया है। 2018 में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम शुरू हुआ और एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में दो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज पे फोकस किया जा रहा है। एक तो है आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, और उसके साथ साल में 2 बार डीवर्मिंग यानी कृमि रोधन का कार्यक्रम आयोजित करना, जिसके अंदर हम एल्बेंडाजोल टेबलेट या सिरप का इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, 6 जून 2022 को राजस्थान के मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा राजस्थान को एनीमिया फ्री बनाने के लिए शक्ति दिवस कार्यक्रम मनाने की शुरुआत की गई। और आपको याद रखना है, हर महीने के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया जाता है। मंगलवार इसलिए चूज किया गया है क्योंकि इसके पीछे धार्मिक मान्यता को ऐड किया जाता है। मंगलवार बालाजी का दिन माना जाता है और बालाजी को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए हर महीने के प्रथम मंगलवार को राजस्थान में शक्ति दिवस मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे नीपी के बारे में, और नीपी की IFA योजना के तहत एक टेबल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एज ग्रुप के हिसाब से कौन सी सिरप या टेबलेट यूज लेनी है और उसका कुछ कलर भी डिसाइड किया गया है। साथ में हम देखेंगे कि जिस एज ग्रुप में हम IFA दे रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें आयरन और फॉलिक एसिड की मात्रा कितनी रहेगी, शेड्यूल देखना है। और साथ में हमें देखना है कि वह सेवा देने के लिए किसको अधिकृत किया गया है, जिसे हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। सबसे पहले देखिए, 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। यहाँ एक समझने लायक बात है कि 6 माह से कम आयु के बच्चों को
किसी भी प्रकार की आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन नहीं दी जाती है। आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की शुरुआत ही कहाँ से करनी है? 6 माह से। तो पहली कैटेगरी हो गई 6 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चे। इस कैटेगरी के सभी बच्चों को हमें सिरप देनी है और वो 1 ml सिरप देनी है। 1 ml जब सिरप लेंगे तो उसके अंदर आयरन होगा 20 mg और फॉलिक एसिड होगा 100 माइक्रोग्राम। देखिए, ऊपर वाला है मिलीग्राम और नीचे वाला है माइक्रोग्राम, और सभी के कंपोजिशन में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। मिलीग्राम ऊपर रहेगा और माइक्रोग्राम नीचे रहेगा, आयरन की मात्रा ऊपर और फॉलिक एसिड के नीचे। इसको हम सप्ताह में 2 बार देंगे, सोमवार को और गुरुवार को। और इसकी सर्विस प्रोवाइडर है वो आशा है, और आशा ये जो आईएफए छोटे बच्चों को दे रही है सिरप के रूप में, उसको एमसीपी के रूप में रिकॉर्ड भी किया जाता है। देखिए, ये है एमसीपी कार्ड, जिसे ममता कार्ड राजस्थान में यूज किया जा रहा है। और इसमें आप देखिए, ये जो पेज मैंने आपके सामने खोला है जिसमें बोतल 1, बोतल 2, बोतल 3, 4 नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें हम माह के हिसाब से और इसमें सिरप की एंट्री करते हैं। यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि इस प्रोग्राम में हमें साथ में डीवर्मिंग का कार्य भी करना है, तो सप्ताह में 2 बार तो देनी है, उसके साथ में अल्बेंडाजोल भी देंगे, और वो भी हम अल्बेंडाजोल साल में 2 बार देंगे। अगली कैटेगरी देखिए, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों को लेना है। 5 वर्ष से 10 वर्ष की लड़के और लड़कियों को हमें एक टेबलेट देनी है, और उस टेबलेट का कलर पिंक रहेगा। आप ये चीज़ याद अच्छे से याद रखें, एग्जाम में कलर को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पिंक जो टेबलेट होगी उसमें आयरन की मात्रा होगी 45 मिलीग्राम और फॉलिक एसिड होगा 400 मिलीग्राम। इसको सप्ताह में 1 बार देना है, जबकि आप ऊपर देखिए सिरप को सप्ताह में 2 बार देना है, और साथ में हमें साल में 2 बार अल्बेंडाजोल भी देना है। इस सर्विस को स्कूल टीचर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे स्कूली बच्चे होते हैं, तो इनको पिंक कलर की टेबलेट है वो स्कूल में स्कूल टीचर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। हम आगे की टेबल डिस्कस करते हैं। 10 से 19 वर्ष की जो किशोर बालक बालिकाएं होती है, दोनों को एक टेबलेट देनी है ब्लू कलर की। इस बार टेबलेट का कलर ब्लू हो गया है, और आयरन फॉलिक एसिड की मात्रा भी 100 आयरन होता है इसमें, 100 मिलीग्राम आयरन, और फॉलिक एसिड होगा 500 माइक्रोग्राम। और इसको भी हमें सप्ताह में 1 बार देना है, और साथ में हमें अल्बेंडाजोल को भी बाई एनुअल यानी साल में 2 बार फॉलो करना है। इस सर्विस को भी स्कूल टीचर प्रोवाइड करेंगे, और साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है वो भी किशोर बालिकाओं को ब्लू कलर की टैबलेट दे सकती है। आगे हम बात करने जा रहे हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेशन कराने वाली महिलाएं, यानी गर्भवती महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को हम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कैसे देंगे। इस कैटेगरी की महिलाओं के लिए टैबलेट का कलर रेड होगा। अभी तक हमने 3 कलर पढ़ लिए हैं। 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए ब्लू कलर, 10 से 19 वर्ष की किशोर बालक बालिकाओं के लिए ब्लू कलर, और गर्भवती महिलाओं के लिए हमें याद रखना है रेड कलर। इस टैबलेट का कंपोजिशन वही है जो 10 से 19 वर्ष की बालक बालिकाओं के लिए यूज कर रहे थे। आयरन इसमें होता है 100 मिलीग्राम और फॉलिक एसिड की मात्रा होगी 500 माइक्रोग्राम। शुरू कब करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है। प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट को सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करेंगे, यानी कि 14 से 16 वीक से शुरू करेंगे। आयरन फॉलिक एसिड कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू नहीं करनी है, इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करेंगे, जो आपके एमसीपी कार्ड में भी शो किया गया है। तो इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू करना है, यानी 14 और 16 वीक से शुरू करके, और 180 दिन तक ओडी यानी दिन में 1 बार रोजाना एक टैबलेट देनी है। साथ ही हमें पोस्टपार्टम पीरियड में यानी डिलीवरी के बाद में भी 180 दिन तक रोजाना एक टैबलेट देनी है। सर्विस प्रोवाइडर इसके अंदर एएनसी के अंदर हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, एएनएम भी सर्विस प्रोवाइडर है, और आशा भी इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर हो सकती है। जो भी हम टैबलेट देंगे उसको एमसीपी कार्ड के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा
रिप्रोडक्टिव एज की जो महिलाएं हैं, जिसमें 20 से 40 वर्ष की महिलाओं को हम शामिल करते हैं, इनको भी यही रेड टैबलेट दे सकते हैं। इसका कंपोजिशन यही रहेगा और इस कैटेगरी की महिलाओं को हमें वीकली ये टैबलेट देनी है और इन्हें सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आशा होम विजिट के दौरान ये टैबलेट प्रोवाइड करवाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रेगनेंसी पीरियड में फॉलिक एसिड को ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। यहाँ गौर से समझिएगा, मैं आयरन फॉलिक एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ। केवल फॉलिक एसिड की टेबलेट को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें आयरन की टेबलेट कभी नहीं देनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि हम देनी हो तो केवल फॉलिक एसिड दे सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि हम प्रेग्नेंट महिला को आयरन देते हैं तो उससे दो तरह की रिस्क हो सकती है, ए से एबॉर्शन और बी से बर्थ डिफेक्ट इन फीटस। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन देने से रिस्क रहती है एक तो एबॉर्शन की और एक फीटस के अंदर बर्थ डिफेक्ट उत्पन्न होने की। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ओनली फॉलिक एसिड वाली टेबलेट और ओनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। चलो अब ये भी बता दूं कि फॉलिक एसिड टेबलेट देने के पीछे हमारा पर्पज़ क्या है। प्रेगनेंसी पीरियड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड टेबलेट देने से एनटीडी की सुरक्षा मिलती है। एनटीडी मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से फीटस की सुरक्षा हो जाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो शुरुआती अवस्था में उसके अंदर न्यूरल ट्यूब बनती है और इसी न्यूरल ट्यूब से बाद में फीटस के अंदर नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा होगा स्पिनोमाइलोसिल, स्पाइना बाइफिडा, स्पिनोमाइलोसिल, मेनिंगोसिल, ये जो प्रॉब्लम होती है स्पेशली स्पाइना बाइफिडा और मेनिंगोसिल, ये प्रॉब्लम को कंबाइंड रूप से हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं। और अगर हम प्रेगनेंसी पीरियड में फॉलिक एसिड देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उसे एनटीडी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट को प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करना है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कंडीशन में आयरन फॉलिक एसिड की क्वांटिटी को कैसे काउंट करना है। सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट महिला का। जब हम एचबी चेक करेंगे तो यदि उसका एचबी है वो 11 ग्राम से अधिक है, उस कंडीशन में हम यह मानेंगे कि महिला में एनीमिया एब्सेंट है। तो क्या करना है फिर, सेकेंड ट्राइमेस्टर से आईएफए टैबलेट शुरू कीजिए। एक टैबलेट ओडी देनी है और 180 दिन तक देनी है, प्लस डिलीवरी के बाद यानी पोस्टमार्टम पीरियड में भी हमें एक टैबलेट ओडी देनी है और 180 दिन तक देनी है। तो जब प्रेगनेंसी पीरियड में महिला का एचबी 11 ग्राम से अधिक है तो इस केस में ऐसी महिला को हमें टोटल मिला के 360 आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देनी है। सीधा सा हिसाब रख सकते हैं, 180 डिलीवरी से पहले और 180 डिलीवरी के बाद में। आगे हम बात करते हैं, अगर प्रेग्नेंट महिला का एचबी लेवल हम चेक किया और 7 से 11 ग्राम के बीच में मिल रहा है, यानी 11 ग्राम से कम है और 7 ग्राम से अधिक है, तो ऐसी महिला को हम मॉडरेट एनीमिया कैटेगरी में डायग्नोस करेंगे। इस केस में हम वही सेकेंड ट्राइमेस्टर से आईएफए टैबलेट स्टार्ट करेंगे, पर टैबलेट देने का तरीका चेंज हो जाएगा। इस बार हमें बीडी देनी है 1 महीने के लिए, यानी रोजाना 2 टैबलेट देनी है सुबह शाम के हिसाब से और 1 महीने तक पहले ये ट्रीटमेंट चलाना है। जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाए हम उस महिला के अंदर एचबी लेवल को वापस चेक करेंगे। चेक करने के बाद दो कंडीशन मिल सकती है, या तो एचबी लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है या एचबी लेवल अभी भी बढ़ा नहीं है। अगर उस महिला में 1 महीने बाद एचबी लेवल चेक करने पर एचबी लेवल बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, तो हमें क्या करना है, रोजाना 2 टैबलेट सुबह शाम यानी बीडी कंडीशन में कंटिन्यू रखनी है। कब तक कंटिन्यू रखनी है, जब तक उस महिला का एचबी 11 से अधिक ना हो जाए। जैसे ही 11 से अधिक हो जाएगा हम बीडी से ओडी टैबलेट पे आ जाएंगे। यदि सेकेंड कंडीशन की यदि हम बात करें, एचबी लेवल 1 महीने बाद में भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, तब उस कंडीशन में हम उस महिला को
प्राइमरी हेल्थ सेंटर के एमओ के पास रेफर कर देंगे। तीसरी कंडीशन देखिए, प्रेग्नेंट महिला का एचबी चेक किया और एचबी है वो 7 ग्राम% से भी कम आ गया, महिला को डायग्नोस करेंगे सीवियर एनीमिया, और इस केस में सेकेंड ट्राइमेस्टर से टैबलेट आईएफए शुरू करनी है। इस डोज को हम थेरेपेटिक डोज बोलेंगे, लेकिन महिला को हम एफआरयू पे रेफर कर देंगे जहां उसका फर्दर ट्रीटमेंट फॉलो किया जाएगा। तो अभी आपने देखा कि प्रेगनेंसी की कोई भी कंडीशन हो, लेकिन हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही टैबलेट आईएफए शुरू करना है। लेकिन टैबलेट आईएफए को देने का तरीका क्या रहेगा, ओडी देंगे या बीडी देंगे, ये एचपी लेवल पर डिपेंड करता है। अभी हम आईएफए टैबलेट के कॉमन साइड इफेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। 3 तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, यानी आईएफए थेरेपी शुरू करने के बाद महिला में नोजिया होना या डायरिया होना या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाना। यहाँ देखिए, अगर महिला को आईएफए थेरेपी से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसको सिंपली हम सॉल्व करने के लिए महिला को दिन में ज़्यादा पानी पीने की सलाह देंगे और साथ में उसे फाइबर वाले फूड आइटम से वो ज़्यादा यूज करने के लिए कहेंगे। दूसरी जो साइड इफेक्ट है वो है स्टूल का कलर डार्क हो जाना, जिसे साइंस की भाषा में मिलेना कहा जाता है। जब हमारी बॉडी में आयरन अवशोषित नहीं होता है तो वो एक्स्ट्रा आयरन स्टूल में उत्सर्जित होने लगता है और उसी वजह से स्टूल का कलर डार्क हो जाता है, जो यहाँ एक कॉमन साइड इफेक्ट के रूप में उपस्थित हो सकता है। और तीसरा है कि जब टैबलेट लेते हैं तो उसका हमें टैबलेट का मेटेलिक टेस्ट महसूस होता है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि आयरन एक मेटेलिक कंपाउंड है, उस वजह से टैबलेट का मेटेलिक टेस्ट मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि इन साइड इफेक्ट्स के पीछे की वजह क्या है या इनको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, तीनों जो साइड इफेक्ट्स अभी हमने डिस्कस किए, उपरोक्त तीनों साइड इफेक्ट्स सिर्फ कुछ दिन तक और वो भी शुरू शुरू में उत्पन्न हो सकते हैं। हर महिला में भी ये साइड इफेक्ट उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी का अलग अलग ड्रग्स को लेकर रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। अगर कोई महिला दूसरी या तीसरी बार आईएफए थेरेपी शुरू कर रही है तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार या प्रत्येक बार उसमें साइड इफेक्ट होंगे। आगे समझिए, उपरोक्त साइड इफेक्ट भूखे पेट आईएफए टैबलेट लेने से भी उत्पन्न होते हैं। यहाँ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई भी टैबलेट किसी पेशेंट को भूखे पेट देनी होती है तो उसके लिए कौन सा एब्रीविएशन यूज किया जाता है। आगे देखिए, उपरोक्त साइड इफेक्ट गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है और ना ही इनसे बॉडी में कोई डिफेक्ट होगा या पेशेंट की डेथ हो सकती है। लास्ट पॉइंट देखिए, खाना खाने के बाद अगर हम टेबलेट लेंगे या टेबलेट को हम रेगुलर लेते हैं और स्पेशली रात के टाइम लेते हैं तो आईएफए थेरेपी शुरू करने के कुछ ही दिन में ये जो साइड इफेक्ट है ये धीरे धीरे अच्छी तरह से दूर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी तरफ से आईएफए के बारे में ए टू जेड जो भी जानकारी आपकी एएनएम या जीएनएम लेवल की है उसे इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कि आईएफए टैबलेट के जो साइड इफेक्ट अभी हमने पढ़े थे, इन्हें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा एक दिन में एक ही टैबलेट लेनी चाहिए। क्या नहीं करें, बिना प्रिस्क्रिप्शन हमें एक से ज़्यादा टैबलेट लेने का सजेशन नहीं देना है। हाँ, 2 टैबलेट ले सकते हैं यदि प्रेगनेंसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन लेवल 7 से 11 के बीच हो, जो अभी हमने देखा था, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन से लेना होगा। दूसरा और क्या करना है, टैबलेट को हमेशा पानी के साथ निगल कर लेना है। क्या नहीं करना है, टैबलेट को तोड़कर उसे ब्रेक करके या टैबलेट को कभी भी चबाकर नहीं लेना है। हमेशा खाना खाने के बाद आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट लेंगे तो साइड इफेक्ट दूर होंगे। और यदि कभी भी खाली पेट टैबलेट ना लें, क्योंकि खाली पेट टैबलेट लेने से साइड इफेक्ट होने लगते हैं। टैबलेट लेने के बाद 1 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन टैबलेट के बाद में कभी भी टैबलेट को कभी भी दूध या चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। आपको याद आ रहा हो, मैंने शुरू में भी बताया था, स्कॉर्बिक एसिड यानी ऑरेंज जूस जो होता है या नींबू पानी जो होता है
वो हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि दूध या चाय जो होती है वो हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में, याद है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो दूध के साथ ले रहे हैं या चाय के साथ ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और साइड इफेक्ट्स अधिक होंगे। आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम टेबलेट को भी कभी भी साथ साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो आयरन फॉलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। हमने आयरन फॉलिक एसिड सिरप जो है वो स्टार्ट की थी 6 महीने से, और मैंने बताया था 6 महीने से कम एज के बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड थेरेपी नहीं दी जाती है। तो 6 महीने से लगा के 5 वर्ष तक के बच्चों को जब हम आईएफए सिरप देंगे तो उस टाइम हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बच्चों को आईएफए की फर्स्ट डोज है वो हमेशा अपने सुपरविजन में देनी चाहिए, अपनी देख रेख में देनी चाहिए, ताकि इन केस कोई साइड इफेक्ट वगैरह हो तो उसको हम वहीं पर हैंडल कर सकें। छोटे बच्चों को भी कभी भी भूखे पेट आयरन फॉलिक एसिड की सिरप नहीं देनी चाहिए। आगे और क्या करना चाहिए, बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड सिरप ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अथवा खाना खाने के आधे घंटे बाद देनी चाहिए। यानी मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग कराया है तो उसके बाद आधा घंटा हो जाए तब आयरन फॉलिक एसिड सिरप देना अच्छा रहेगा, या बच्चा अगर खाना खा रहा है तो भी हम आधे घंटे बाद देंगे। क्या नहीं करना है, ब्रेस्ट फीडिंग के तुरंत बाद या खाने के तुरंत बाद कभी भी हमें आयरन फॉलिक एसिड सिरप नहीं देना है, वरना इससे साइड इफेक्ट ज़्यादा क्रिएट होंगे। देखिए, छोटे बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड सिरप देते टाइम हमें कुछ और भी सावधानियां रखनी है, वरना उससे बच्चों में आयरन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो उसको कैसे रोकें, बच्चों के पेरेंट्स को आईएफए थेरेपी के बारे में अच्छे से काउंसलिंग देनी चाहिए, ताकि साइड इफेक्ट्स की डर की वजह से वो सिरप देना बंद ना करें। आईएफए सिरप की बोतल को हमेशा अंधेरी जगह पर रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट से उसकी एफिकेसी यानी उसकी जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इसे ठंडे स्थान पर रखना चाहिए और हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। प्रत्येक बार बच्चे को दवाई देने के बाद बोतल के ढक्कन को टाइट बंद करना चाहिए। ढक्कन को टाइट बंद करें, बच्चे की पहुंच से दूर रखें, ताकि बच्चे कभी भी इसे ओवरडोज के रूप में ना ले पाए। साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बता दूं कि आयरन की जो बोतल सप्लाई में आती है उसमें केवल 50 ml आयरन फॉलिक एसिड सिरप होती है। एक बोतल में मात्रा होती है 50 ml। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, विटामिन ए सॉल्यूशन की जो बोतल आती है उसमें एक बोतल में 100 ml विटामिन ए सॉल्यूशन होता है, जबकि आयरन फॉलिक एसिड की सिरप में 50 ml मात्रा होती है। और इस सिरप को हम सप्ताह में 2 बार देंगे, एक सोमवार को और एक गुरुवार को। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ आईएफए सिरप, यानी कौन कौन सी कंडीशन में छोटे बच्चों को आईएफए सिरप नहीं दी जानी चाहिए। तो देखिए कंडीशन देखते हैं हम। नंबर 1, अगर फैमिली के अंदर सिकल सेल एनीमिया अथवा थैलेसीमिया की हिस्ट्री हो तो ऐसे बच्चों को हम आईएफए सिरप नहीं देंगे। एसएएम से ग्रसित बच्चे, एसएएम यानी कि सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन से ग्रसित बच्चे जिनका MUAC यानी मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस है वो 11.5 सेंटीमीटर से कम है, तो ऐसे बच्चों को भी हमें आयरन फॉलिक एसिड सिरप नहीं देनी है, क्योंकि ऐसे बच्चे आयरन फॉलिक एसिड के प्रति इनटॉलरेट होते हैं। आगे देखिए, अगर बच्चे को बुखार है या वो डायरिया वॉमिटिंग से ग्रसित है या उसे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है यानी ARI है, या फिर वो और किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उस बच्चे को जब तक वो अच्छे से ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसे आयरन फॉलिक एसिड की सिरप नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स टॉपिक के लास्ट सेक्शन में मैं आपको आयरन फॉलिक एसिड के एंटीडोट के बारे में बताना चाहूँगा। एंटीडोट का मतलब होता है कि कोई भी दवाई मिसयूज के रूप में लेने पर या उसकी ओवरडोज लेने पर हमारी बॉडी के अंदर जब टॉक्सिसिटी हो जाती है तब उसके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, उनके जहरीले प्रभाव को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उन्हें एंटीडोट कहते हैं। तो आयरन टॉक्सिसिटी के केस में
डीफेरोक्सेमाइन डीफेरोक्सेमाइन ड्रग दी जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आयरन फॉलिक एसिड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आयरन फॉलिक एसिड के बारे में आपको एग्ज़ाम के लेवल के लिए जो भी नोट्स चाहिए थे या जो भी आपको जानकारी चाहिए थी, वो सारी जानकारी मैंने इस टॉपिक में कवर कर दी है। और मैं ये तो आपको पहले बता ही चुका हूँ कि आप जो भी टॉपिक वीडियो सेशन में पढ़ रहे हैं उनके पीडीएफ नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, मैंने आपसे वेबसाइट और मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बात की थी। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मुझे कंपनी की तरफ से वेबसाइट का लिंक अभी मिल गया है। मोस्ट प्रोबेबली इसको कल एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यानी अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्लास है वो यूट्यूब पे और कर पाएंगे। उसके बाद हम अपना सारा कोचिंग का जो प्लान है वो वेबसाइट पर शिफ्ट कर देंगे। आज का सेशन कैसा लगा? क्वेश्चन के सेशन के बीच बीच में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका भी आप आंसर सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर कोई और टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आज के वीडियो सेशन को बहुत ही ध्यान से देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच। जाने से पहले, आप सबसे विदा लेने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि कीजिए धाकड़ मेहनत और पूरा प्रयास, फिर देखिएगा सफलता खुद चलकर आएगी आपके पास। तो मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।